हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेस्ट की। ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो ये दो तरीके के ट्यूमर होते हैं सब जगह। अगर हम बोन में ट्यूमर देखें, कहीं और देखें, तो ट्यूमर्स की हमेशा दो वेराइटी रहती है। एक होता है बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट, राइट। ये हम सभी जानते हैं। तो ट्यूमर्स ऑफ ब्रेस्ट को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखते हैं बिनाइन ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है फाइब्रोएडेनोमा। तो अब फाइब्रोएडेनोमा क्या होता है? कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर इसे बोला जाता है। इट इज अ बिनाइन एनकैप्सुलेटेड ट्यूमर। ये कैसा होता है? इसमें कैप्सूल होता है, ठीक है। अकरिंग कॉमनली इन यंग फीमेल्स ऑफ 15 to 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। 15 to 25 ईयर्स ऑफ एज के ग्रुप में ये जनरली देखा जाता है, देखने के लिए मिलता है। दिस इज कम्पोज्ड ऑफ बोथ फाइब्रस एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। अब इसमें कैसे टिश्यूज देखने के लिए मिलते हैं? फाइब्रस एंड ग्लैंडुलर, दोनों तरीके के टिश्यूज देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट, इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लोकल इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन के लिए अगर ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है, इसीलिए ये जो ग्रोथ होती है वो देखी जाती है, ठीक है। ये जो ग्रोथ है वो देखी जाती है। इट इज़ बाईलेटरल इन 20% केसेस एंड 20% आर मल्टीपल। तो 20% केसेस में कैसे देखने के लिए मिलता है? बाईलेटरल मीन्स दोनों ब्रेस्ट में देखने के लिए मिलेगा, और 20% केसेस में ये मल्टीपल देखने के लिए मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक मतलब कई ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जब हमें इसका ट्रीटमेंट करना होता है ना, तो हम इनका साइज देखते हैं। तो कई बार एक बड़े साइज में होगा, कुछ इसके साथ साथ मल्टीपल छोटे साइज में होते हैं ट्यूमर्स, तो ऐसे भी देखने के लिए ये मिलता है। इट डज नॉट अकर आफ्टर मेनोपॉज, और मेनोपॉज के बाद नहीं होता, क्योंकि ईस्ट्रोजन की सेंसिटिविटी उस टाइम खत्म हो जाती है ना। तो ये मेनोपॉज के बाद देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल फॉल कर जाता है तब। अनलेस विमेन आर ऑन हॉर्मोन्स, अगर विमेन की HRT चल रही है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है, तो उस केसेस में ये देखा जा सकता है। बट आफ्टर मेनोपॉज इन जनरल कंडीशन ये नहीं देखा जाता है। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ फाइब्रोएडेनोमा। तो दो टाइप्स के फाइब्रोएडेनोमा होते हैं, इंट्रा कैनालिकुलर एंड पेरी कैनालिकुलर, ठीक है। तो इंट्रा कैनालिकुलर फाइब्रोएडेनोमा एंड पेरी कैनालिकुलर फाइब्रोएडेनोमा। इंट्रा कैनालिकुलर क्या है? इट इज लार्ज एंड सॉफ्ट, मेनली सेलुलर स्ट्रोमा विद डिस्टॉर्टेड डक्ट, ठीक है। ये लार्ज होता है, सॉफ्ट होता है, और मेनली क्या होता है इसमें? सेलुलर स्ट्रोमा होता है, और डिस्टॉर्टेड डक्ट, जो डक्ट्स होती हैं वो डिस्टॉर्ट होती हैं। पेरिकेनालिकुलर, पेरिकेनालिकुलर मीन्स ये कैसा होगा? स्मॉल होगा, हार्ड होगा। उधर क्या था? लार्ज था और सॉफ्ट था, जितना बड़ा उतना सॉफ्ट, जितना छोटा उतना हार्ड। मेनली फाइब्रस होता है, ठीक है। उधर क्या था? सेलुलर स्ट्रोमा था, इधर स्ट्रोमा विद नॉर्मल डक्ट। यहाँ पे डक्ट नॉर्मल रहेगी, यहाँ पे डिस्टॉर्टेड डक्ट रहेगी। देखो, इंट्रा कैनालिकुलर कैनाल को डिस्टॉर्ट कर रहा है, जो डिस्टॉर्टेड डक्ट मिलेगी। पेरी कैनालिकुलर यानी कैनाल को कुछ डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, डक्ट नॉर्मल रहेगी इस कंडीशन में। क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में पेनलेस लंप देखने के लिए मिलता है, यूजुअली पेनलेस होता है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही पेनलेस हो। एक केस मैंने देखा था, उसमें ये पेनफुल लंप फीमेल ने कंप्लेन किया था। और स्वेलिंग इन वन ऑफ द क्वाड्रेंट्स which is smooth and non-tender, well localized and move freely within the breast tissue, so it is called breast mouse, ठीक है। ये वाइवा में पूछा जा सकता है कि फाइब्रोएडेनोमा का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फाइब्रोएडेनोमा? तो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट माउस, राइट। तो ब्रेस्ट माउस भी बोला जाता है। एक्सिलरी लिम्फ नोड इसमें एनलार्ज नहीं मिलते हैं, देयर इज नो निप्पल डिस्चार्ज। दिस ट्यूमर इज यूजुअली सीन इन लोअर क्वाड्रेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। तो मैंने बताया था, जैसे हम एनल कैनाल को डिवाइड करते हैं ओ क्लॉक में, राइट, वैसे ही हम ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये किस में देखने के लिए मिलेगा? मैक्सिमम लोअर क्वाड्रेंट में देखने के लिए मिलता है फाइब्रोएडेनोमा, ठीक है। एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराते हैं? एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट रिवील्स फ्रीली मोबाइल लंप, ठीक है। फ्रीली मोबाइल लंप होगा, कई बार ये फिक्स्ड भी हो सकता है विद, लेकिन जनरली क्या होता है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, और जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही मिलेगा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं, जो फाइब्रोएडेनोमा है, वो भी फिक्स्ड मिल सकता है। विथ स्मूथ और रेगुलर मार्जिन, स्मूथ मार्जिन होगी, रेगुलर मार्जिन होगी, द लंप इज
नाइदर फिक्स्ड टू द स्किन और डीप फेजिया। ठीक है, तो जो लंप होता है ये फिक्स्ड नहीं होता है, ना ही स्किन से ना ही डीप फेजिया से। ठीक है, तो इसमें और क्या करा सकते हैं, इसके अलावा हम मेमोग्राफी करा सकते हैं। मेमोग्राफी इट इज परफॉर्म टू एक्सक्लूड कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, तो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए भी क्या करा सकते हैं, मेमोग्राफी करा सकते हैं, ताकि हम कार्सिनोमा को एक्सक्लूड कर सकें। नेक्स्ट आता है एफएनएसी। तो एफएनएसी क्या होता है, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी टू नो द हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ ग्रोथ। तो हम एफएनएसी करा सकते हैं उसकी हिस्टोपैथोलॉजी देखने के लिए। अल्ट्रासाउंड ऑफ ब्रेस्ट टू नो वेदर द ग्रोथ इज सॉलिड और सिस्टिक। अल्ट्रासाउंड हम करा सकते हैं ये जानने के लिए कि ग्रोथ कैसी है, सॉलिड है या सिस्टिक ग्रोथ है। अब आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है, एक्सीजन ऑफ लंप इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। एक्सीजन करना है हमें लंप का, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है। द इसका मेनली मैनेजमेंट जो है ना, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, एक्साइज ट्यूमर शुड बी सेंट फॉर बायोप्सी। अब ये जो ट्यूमर हमने एक्साइज किया है ना, इसको हम क्या करते हैं, बायोप्सी के लिए भेजते हैं। और ये कैसे होता है, अंडर लोकल एनेस्थीसिया। अंडर लोकल एनेस्थीसिया हम इसमें लिग्नोकेन प्लस एडीआर यूज करते हैं, लिग्नोकेन प्लस एडीआर, एड्रेनालिन। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन में लिग्नोकेन और एडीआर का मिक्सचर लेते हैं। ठीक है, अब उसको क्या किया जाता है, मान लिया ये स्किन है, तो एक जगह हम इसको देते हैं, मतलब मिनिमम प्रिकिंग होनी चाहिए। तो एक जगह प्रिक करते हैं, फिर हम इंजेक्शन को घुमाते हैं इधर 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 इधर। तो ऐसे करके हम इंट्राडर्मली इसको पूरा दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये अंडर लोकल एनेस्थीसिया ये एक्सीजन करा जाता है। द एक्साइज ट्यूमर शुड बी सेंट, और जो ट्यूमर निकलता है उसको हम बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। इट कुड बी लेफ्ट अनट्रीटेड इफ इट इज वेरी स्मॉल। तो देखो, अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर का हमें ट्यूमर मिल रहा है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, समटाइम्स इट रिड्यूसेस आफ्टर फ्यू ईयर्स, और कई बार अपने आप ही कुछ सालों बाद रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो एक पेशेंट थी जिसमें एक ट्यूमर तो था, फाइब्रोएडेनोमा तो था 1 सेंटीमीटर का, बाकी उसके मल्टीपल थे, कुछ 0.5 सेंटीमीटर के, कुछ 0.2 सेंटीमीटर के, ऐसे उसके थे। तो हमने उसका जब एक्सीजन किया तो हमने सिर्फ 1 सेंटीमीटर से जो बड़ा था उसका एक्सीजन किया। ठीक है, तो हमेशा जब भी ट्यूमर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तभी हमें उसका एक्सीजन करना है। अगर उसके अलावा छोटे छोटे मल्टीपल एसोसिएटेड हैं तो हम उसको नहीं निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इसका एग्जांपल है कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, कार्सिनोमा दिस इज सेकंड मोस्ट कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन सेकंड मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा होता है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। फर्स्ट इज लंग कार्सिनोमा, फर्स्ट कौन सा है, लंग कार्सिनोमा। एंड मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इन फीमेल्स इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा कौन सा होता है, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया। ठीक है, और कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स मोस्ट कॉमन होता है, और सेकंड मोस्ट कॉमन होता है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। इट अकाउंट्स अप्रॉक्स 11% ऑफ ऑल कार्सिनोमा। ठीक है, 11% कार्सिनोमा में जो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है वो देखा जाता है। अब इसकी एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एज, इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीज्ड विद एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इट इज़ यूजुअली सीन बिटवीन, अब देखो जब हमने फाइब्रोएडेनोमा देखा था उसमें तो हमने एज देखी थी 20 to 25 ईयर्स के बीच में मिल रहा था। ठीक है, वेरी यंग एज में मिल रहा है, बट जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे कार्सिनोमा यानी मैलिग्नेंसी के चांसेस बढ़ेंगे। इट इज यूजुअली सीन बिटवीन 35 and 70 ईयर्स ऑफ एज। इट इज अनकॉमन बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो एज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब हमारे पास पेशेंट आती है तो हम देखते हैं कि एज, जो हम हिस्ट्री लेते हैं ना, तो उसमें एज का फैक्टर हम सोचते हैं क्यों ही लेना है, क्या ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है टू रूल आउट वेदर इट इज़ मैलिग्नेंट कंडीशन, वेदर इट इज़ बिनाइन कंडीशन, राइट। तो इससे हमें बहुत चीज़ों का आइडिया हो जाता है। कुछ ऐसे डिजीजेज होते हैं जो ओल्ड एज में होते हैं, कुछ ऐसे डिजीजेज होते हैं जो यंगर एज में होते हैं, तो इससे हम उसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
Next is family history and genetic factor. So it is often seen in some families breast cancer is 3 to 4 times more likely to develop in women with a first degree relative who had breast cancer. ठीक है, अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर था, तो बहुत चांसेस हैं कि उस फीमेल को भी हो सकता है. Benign breast disease with hyperplasia and epitheliosis has got higher risk in patients with family history. Fibroadenoma have usually नो रिस्क ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट. ठीक है, फाइब्रोएडेनोमा में कार्सिनोमा के चांसेस नहीं होते हैं यूजुअली. नेक्स्ट आता है चाइल्ड बियरिंग एज एंड फर्टिलिटी. तो सिंगल एंड नल्ली पेरस मैरिड वुमेन हैव ग्रेटर रिस्क ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट. तो देखो, जो सिंगल हैं, जो नल्ली पेरस है, मतलब अभी तक जिन्होंने कंसीव नहीं किया है, उनको कार्सिनोमा होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं एज कंपेयर टू मल्टी पेरस वुमेन. द पैरिटी बिलो 30 ईयर्स कॉजेज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. अगर 30 ईयर्स से पहले पैरिटी डेवलप कर लेती है कोई फीमेल, इट कॉजेज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑन कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट. बट पैरिटी ओवर द एज ऑफ 35 ईयर्स, अगर 35 ईयर्स से ज़्यादा की फीमेल कंसीव करती है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो जाते हैं. ब्रेस्ट फीडिंग प्रोबेबली अ प्रोटेक्टिव फैक्टर. ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है? प्रोटेक्टिव फैक्टर की तरह एक्ट करता है और ये प्रिवेंट करता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा को. अब एटियोलॉजी और आगे कंटिन्यू है. एज ऑफ मेनार्की एंड मेनोपॉज. द गर्ल हुज मेनार्की अकर बिफोर द एज ऑफ 12 ईयर्स. अगर किसी फीमेल को 12 साल से पहले ही मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, उसको ज़्यादा रिस्क होता है. हैव अ ग्रेटर रिस्क देन दोज स्टार्टिंग मेंस्ट्रुएशन आफ्टर 12 ईयर्स. तो उनको ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के चांसेस होते हैं इन कंपैरिजन टू जिनको 12 साल के बाद मेनार्की आया है. सेम इफ मेनोपॉज अगर आफ्टर द एज ऑफ 55 ईयर्स हैव ट्वाइस द रिस्क. देखो, अगर 55 साल के बाद कोई फीमेल को मेनोपॉज हो रहा है तो वो भी रिस्की है. 55 से पहले हो जाना चाहिए, तभी वो सेफ जोन में है. ठीक है, तो अर्ली मेनार्की और लेट मेनोपॉज एक दिक्कत की चीज़ है कि पहले भी नहीं आना चाहिए. ठीक है, मेंसेस पहले स्टार्ट नहीं होनी चाहिए और लेट तक नहीं रुकने चाहिए. वो क्या प्रेसिपिटेट करा सकते हैं? कार्सिनोमा प्रेसिपिटेट करा सकते हैं ब्रेस्ट का. नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल फैक्टर. तो इट इज कॉमनली सीन, ज़्यादातर देखा जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में. स्टिल अ रेयर ट्यूमर इन जापान. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एंडोक्राइनल कॉजेज. तो कुछ एंडोक्राइनल कॉजेज होते हैं. द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीजेज विद द यूज ऑफ ओसिपिल्स एंड HRT. ठीक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से इसके चांसेस बढ़ जाते हैं. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से इसके चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट इज डाइट. So increased risk has been found in postmenopausal obese women and is due to increased synthesis of estrogen in the body fat. As a result, पहले इतना समझो. तो डाइट से क्या हुआ है? पोस्ट मेनोपॉजल ओबीज वुमेन है अगर, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा क्या होगा? बॉडी फैट बनेगा. अब देखो, जो एरोमेटाइजेशन होता है, एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है एरोमेटेज एंजाइम. कहाँ करता है? एडिपोज टिश्यू में करता है. फैट बॉडी में ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कन्वर्जन होगा, ज़्यादा ईस्ट्रोजन बनेगा, और ईस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो कार्सिनोमा को के रिस्क को बढ़ा सकता है. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है. सेकेंड इज एल्कोहल. एल्कोहल ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. वाइटामिन सी जो होता है ये प्रोटेक्टिव फैक्टर की तरह एक्ट करता है. इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट में इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है, तो इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट, अगर कोई सैचुरेटेड फैट ज़्यादा लेता है तो उससे ब्रेस्ट कैंसर के केसेस इंक्रीज हो सकते हैं. पैथोलॉजी की हमने बात करी. बात करते हैं तो इसमें देखो रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है. तो क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है कि अपर आउटर क्वाड्रेंट, अपर आउटर क्वाड्रेंट में कितना है? 60% है. अपर इनर क्वाड्रेंट में 12% है. लोअर आउटर क्वाड्रेंट में 10% है. लोअर इनर क्वाड्रेंट में 6% है और सेंट्रल क्वाड्रेंट में 12% इसके डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है. तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा अराइजिंग फ्रॉम लैक्टिफेरस डक्ट इज कॉल्ड डक्टल कार्सिनोमा. ठीक है, अगर लैक्टिफेरस डक्ट से अराइज हुआ है तो उसे डक्टल कार्सिनोमा बोलेंगे. ब्रेस्ट कार्सिनोमा अराइजिंग फ्रॉम लोब्यूल्स इज कॉल्ड लोब्यूलर कार्सिनोमा. ठीक है, हिज इंसिडेंस इज अप्रॉक्स दिस द होगा यहाँ पे. द इंसिडेंस इज अप्रॉक्स 10%. ठीक है, लोब्यूलर कार्सिनोमा का इंसिडेंस 10% होता है. व्हेन द कैंसर सेल्स डू नॉट इन्वेड द एपिथेलियल basement membrane and causes metastasis, it is known as invasive carcinoma.
ठीक है। तो इन्वेजिव कार्सिनोमा हमने देखा कि किसे बोलते हैं। सेकंड, हाँ, जब एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन में इन्वेड नहीं करती हैं सेल्स और मेटास्टेसिस कॉज करती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेजिव कार्सिनोमा। तो ये हमने पैथोलॉजी देख ली। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में देखो डक्टल कार्सिनोमा आता है, लोब्यूलर कार्सिनोमा हमने देखा, नेक्स्ट इन सिटू कार्सिनोमा, नॉन इन्वेजिव। अब लोब्यूलर कार्सिनोमा को दो में डिवाइड किया गया, इन सिटू कार्सिनोमा एंड इन्वेजिव कार्सिनोमा। ठीक, अब इन सिटू कार्सिनोमा को अगेन दो में डिवाइड करा गया, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू एंड लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू। अच्छा सुनो, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, दो तरीके से क्लासिफिकेशन, एक है डक्टल कार्सिनोमा, एक है लोब्यूलर कार्सिनोमा, एक है इन सिटू कार्सिनोमा, एक है इन्वेजिव कार्सिनोमा। तो इन सिटू कार्सिनोमा में आता है डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू और लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू। फिर इन्वेजिव में आता है इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है। नेक्स्ट आता है इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा जो कि मोस्ट कॉमनली, इट इज कॉमनली मल्टीफोकल ऑफन बाइलेटरल। तो ये कैसा होता है? मल्टीफोकल, यानी इसमें मल्टीपल फोकसेस बनते हैं और बाइलेटरल होता है ऑफन, कि दोनों ब्रेस्ट में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं DCIS, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। तो इट इज इंट्राडक्टल कार्सिनोमा, तो ये डक्ट के बीच में होगा। प्रोलिफरेशन ऑफ मैलिग्नेंट मेमोरी डक्टल एपिथेलियल सेल्स, इसमें क्या होंगी? जो मेमोरी डक्टल एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें प्रोलिफरेशन होगा विदाउट एनी इन्वेजन इनटू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बट ये इन्वेड नहीं करेंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन में। ठीक है, इट इज 5 to 20% कॉमन। कितने केसेस देखे जाते हैं? 5 to 20% केसेस देखे जाते हैं। नो लिम्फ नोड्स आर एनलार्ज, इस केस में लिम्फ नोड एनलार्ज देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अनट्रीटेड बिकम्स मोर देन 50% केसेस, अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया जाता है तो मोर देन 50% केसेस देखे जाते हैं। 5 year डिजीज फ्री सर्वाइवल इज सीन इन DCIS। निप्पल डिस्चार्ज एंड ऑफन स्मॉल स्वेलिंग आर मेन प्रेजेंटेशंस। मेनली क्या देखा जाता है इसमें? निप्पल डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है, स्मॉल स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है। फाइन नीडल एस्पायरेशन, साइटोलॉजी एंड मेमोग्राफी आर नीडेड इन्वेस्टिगेशंस, और इसमें इन्वेस्टिगेशन हम क्या कराते हैं? FNAC और मेमोग्राफी हम इसमें कराते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेजिव, तो इसमें एपिथेलियल सेल्स को इन्वेड कर देगा। There are so many subtypes of invasive ductal carcinoma like serous carcinoma, medullary carcinoma, colloid carcinoma, tubular carcinoma, papillary carcinoma। ठीक है, तो इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा के वेरियस टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो सीरस कार्सिनोमा जो होता है इज द मोस्ट कॉमन इन्वेजिव कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। तो सीरस कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है इन्वेजिव में। इट इज हार्ड वाइटिश येलो, नॉन कैप्सुलेटेड। अब देखो, जैसे हमने फाइब्रोएडेनोमा में देखा था, फाइब्रोएडेनोमा जो कि एक बिनाइन कंडीशन है उसमें कैप्सूल प्रेजेंट था, वो कैप्सुलेटेड था, बट यहाँ पे क्या है? नॉन कैप्सुलेटेड है। इरेग्युलर है विद कार्टिलेजिनस कंसिस्टेंसी, इट कंटेन्स मैलिग्नेंट सेल्स विद फाइब्रस ट्रॉमा। ठीक है, मैलिग्नेंट सेल्स देखने के लिए मिलेंगी फाइब्रस ट्रॉमा के साथ। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए क्या मिलते हैं? तो देखो, क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले मिलेगा लंप देखने के लिए। ठीक है, दिस इज मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, मोस्ट कॉमन साइट इज अपर आउटर क्वाड्रेंट। ठीक है, जबकि हमने बिनाइन ट्यूमर में, फाइब्रोएडेनोमा में देखा था मोस्ट कॉमन साइट इज लोअर क्वाड्रेंट, बट इसमें क्या है? अपर आउटर क्वाड्रेंट, बिकॉज ब्रेस्ट टिश्यू इज मोर इन दिस क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अपर आउटर क्वाड्रेंट में ज्यादा ब्रेस्ट टिश्यू होता है, इस वजह से वहां ये लंप देखने के लिए मिलता है, बिकॉज ब्रेस्ट टिश्यू इज मोर इन दिस क्वाड्रेंट। इट इज हार्ड इन कंसिस्टेंसी, और कैसा होगा? ये हार्ड होगा। इरेग्युलर मार्जिन होगी, जबकि बिनाइन में रेगुलर मार्जिन थी, स्मूथ था। फिक्सिटी ऑफ द लंप
द स्किन और डीपर मसल्स। तो ये कहाँ हो सकता है, स्किन में फिक्स्ड हो सकता है, आप देखो यहाँ पे फिक्स्ड है, वहां पे क्या था, फ्रीली मूवेबल था, और डीपर मसल्स में भी जा सकता है। अब डीपर मसल्स में पेक्टोरालिस मेजर को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। कॉजेज फिक्सिटी और इमूवेबल लंप इन लेटर केसेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्यूडी ऑरेंज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डर्मल लिम्फेटिक्स एंड हेयर फॉलिकल्स। तो डर्मल लिम्फेटिक्स का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, हेयर फॉलिकल्स का कहीं भी ग्रोथ हो रही है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन तो कॉज करेगी ही। द एडिमा कॉजेज ऑरेंज पील अपीयरेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूडी ऑरेंज बोला जाता है। डिम्पलिंग ऑन ब्रेस्ट स्किन ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिगामेंट ऑफ कूपर, ठीक है। तो लिगामेंट ऑफ कूपर के इन्फिल्ट्रेशन, वहाँ पे बहुत सारी सेल्स इन्वेड कर जाती हैं, आ जाती हैं, तो वहाँ पे क्या देखी जाती है, डिम्पलिंग देखी जाती है ब्रेस्ट में, ठीक है, गड्ढा सा दिखाई देगा। लेवल ऑफ द निपल, निपल्स में बी एलिवेटेड और रिट्रैक्टेड। रिट्रैक्शन ऑफ निपल टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट, ये देखने के लिए मिल सकता है। अल्सरेशन देखने के लिए मिल सकता है। डिस्चार्ज देखने के लिए मिल सकता है निपल या एरियोला से। मेटास्टैटिक सिम्टम्स में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, बोन पेन, जो बोन्स है वहाँ पे उसमें पेन देखने के लिए मिल सकता है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, बैक एक, पैरालिसिस इन बोन मेटास्टेसिस, जॉन्डिस, एसाइटिस इन लिवर मेटास्टेसिस, प्लूरल इफ्यूजन। देखो कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो दूसरी जगह इफ्यूजन कॉज कर सकता है, ठीक है। डिस्निया, ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट सिचुएट, ब्रेस्ट की जो लोकेशन है वहीं पर लंग्स की भी लोकेशन है, ठीक है, उसके बिहाइंड। तो इससे डिस्निया भी हो सकता है, ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। मेटास्टेसिस, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ब्लरिंग ऑफ विजन एंड ब्रेन मेटास्टेसिस। तो इतने सारे मेटास्टैटिक सिम्टम्स वहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज LCIS, अभी हमने देखा DCIS, ठीक है, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। नाउ वी आर सीइंग लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू, ठीक है। तो लोबुलर कार्सिनोमा क्या होता है, लोबुलर कार्सिनोमा ओरिजिनेट्स इन टर्मिनल डक्ट ऑफ लोबुलर यूनिट, ठीक है। तो टर्मिनल डक्ट में जो देखने के लिए मिलेगा, ओनली ऑफ फीमेल ब्रेस्ट शोइंग इट्स डिस्टेंशन एंड डिस्टॉर्शन, ठीक है। इट इज मोर कॉमन इन पेरीमेनोपॉजल विमेन। तो जिन विमेन का मेनोपॉज होने वाला है, ठीक है, उनमें ये मोर कॉमनली देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इज इट इज 3 to 5% कॉमन, ठीक है, 3 to 5% देखा जाता है। हाई चांस टू प्रिडिस्पोज टू इन्वेजिव कैंसर। 35% ऑफ LCIS में डेवलप इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। 35% केसेस में क्या हो जाता है, इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। इधर इन सेम और कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट, सेम ब्रेस्ट में भी हो सकता है, कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट में भी हो सकता है। इट हैज पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जल्दी इजीली ट्रीटेबल नहीं है ड्यू टू बाइलेटरल मल्टीफोकल नेचर, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बाइलेटरली इन्वॉल्व करता है, मल्टीपल फोकसेस बनते हैं, डिफिकल्टली टू आइडेंटिफाइंग इट, और मुश्किल से ट्रीट हो पाता है। नेक्स्ट इज इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। इट अकाउंट्स 10% ऑफ ऑल ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ये इसके अंदर क्या आता है, 10% ब्रेस्ट कार्सिनोमा आता है। क्लिनिकल फीचर्स आर ऑलमोस्ट सेम एज डक्टल कार्सिनोमा। तो जैसे हमने डक्टल कार्सिनोमा के क्लिनिकल फीचर्स देखे थे, जितने मेटास्टेटिक सिम्टम्स देखे, सारी चीज़ें देखी, वैसे ही इसमें देखने के लिए मिलता है। नो डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन डक्टल कार्सिनोमा एंड इन मेमोग्राम। अगर हम मेमोग्राम देखते हैं तो हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इन्वेजिव है या डक्टल है, इन्वेजिव लोब्यूलर है या डक्टल है। दिस इज वेल नोन फॉर बाइलेटरलिज्म एंड मल्टीफोकल लेजन। तो देखो बाइलेटरलिज्म और मल्टीफोकल लेजन इसमें भी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं स्प्रेड ऑफ कार्सिनोमा। तो अब हम कार्सिनोमा पढ़ रहे हैं, ये स्प्रेड कैसे होता है, तो इसके कई सारे मेथड्स हैं। देखो लोकल स्प्रेड होता है, ठीक है। लोकल स्प्रेड में क्या है, मान लिया कि इन्वेड कर दिया, किसी लिगामेंट में चला गया, लिगामेंट ऑफ कूपर में चला गया, पेक्टोरल फेजिया में चला गया, पेक्टोरल मसल्स को इन्वेड कर दिया, ठीक है, और अल्टीमेटली चेस्ट वॉल को इन्वेड कर दिया, तो ये बोला जाता है इसको लोकल स्प्रेड, ठीक है। नेक्स्ट इज लिम्फेटिक स्प्रेड। तो मेनली इसमें एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं। कौन से, एक्सिलरी, जो हमारे एक्सिला में लिम्फ नोड्स, वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हिमाटोजेनस स्प्रेड। तो हिमाटोजेनस स्प्रेड क्या होता है,
अब हिमेटोजेनस मीन्स ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन साइट जो हिमेटोजेनस स्प्रेड की होती है वो बोन होती है, ठीक है। जैसे कि फीमर हो गई, रिब्स हो गई, स्कल हो गया, जो ये जनरल बता रही हूँ कि कार्सिनोमा स्प्रेड कैसे होता है, ठीक है। तो हिमेटोजेनस स्प्रेड जो देखा जाता है वो ब्लड के थ्रू स्प्रेड देखा जाता है। नेक्स्ट इज इंट्रासिलोमिक स्प्रेड। तो कई बार क्या होता है, जो कैंसर सेल्स होती हैं वो स्प्रेड कर जाती हैं पेरिटोनियल कैविटी में। कहाँ? पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। सीए ब्रेस्ट से, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है, वहां से पेरिटोनियल कैविटी में चली गई, वहां से वेरियस लोकेशन में स्प्रेड कर जाती है, तो इसे बोला जाता है इंट्रासिलोमिक स्प्रेड, ठीक है। वन मस्ट एग्जामिन द एक्जिला इन एवरी ब्रेस्ट ट्यूमर केस। तो अगर कोई फिजिशियन है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसे जो एक्जिला है वहाँ के लिम्फ नोड जरूर पाल्पेट करने चाहिए अगर कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट सस्पेक्ट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इज स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर, ठीक है। तो स्टेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीएनएम स्टेजिंग मोस्ट कॉमनली देखी जाती है, पूछी भी जाती है वाइवा में कि व्हाट इज टीएनएम स्टेजिंग, ठीक है। तो टी डिनोट्स ट्यूमर, N denotes node means lymph node and M denotes metastasis, ठीक है। तो TNM में भी अलग अलग, जैसे ट्यूमर का अगर साइज है तो T1 हम बोलते हैं अगर 0 से 2 सेंटीमीटर का साइज है, T2 बोलते हैं अगर 2 से 5 सेंटीमीटर का साइज है, मोर देन 5 सेंटीमीटर T3 मार्क किया जाता है। ट्यूमर हैज ब्रोकन थ्रू स्किन और अटैच टू चेस्ट वॉल, तो T4 मार्क करते हैं। ऐसी एन लिम्फ नोड स्टेटस अगर हम देखें तो N0 सर्जन कांट फील एनी नोड्स, N1 सर्जन कैन फील swollen nodes, N2 nodes feel swollen and lumpy, N3 swollen nodes located। तो हम ऐसे करके TNM स्टेजिंग में मार्किंग्स देते हैं। मान लिया कि अगर 2 to 5 सेंटीमीटर के बीच में है तो T2 बोलेंगे, नोड्स सोलन फील हो रहे हैं, लंपी फील हो रहे हैं तो N2 बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस में 0 और 1 मार्क करते हैं। टेस्टेड नोड्स आर कैंसर फ्री, ठीक है। कैंसर फ्री हैं अगर हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं तो कैंसर फ्री हैं तो M0 रखेंगे, ठीक है। कैंसर फ्री है मान लिया तो M0, ऐसे करके हम TNM स्टेजिंग करते हैं। और टेस्टेड नोड शो कैंसर सेल्स एंड माइक्रो मेटास्टेसिस, तो M1 हम नंबर देते हैं। तो स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर की जाती है TNM स्टेजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे TNM स्टेजिंग को अलग अलग मेथड से दिखा रखा है, देखो TX T क्रॉस, प्राइमरी ट्यूमर कैन नॉट बी मेजर, प्राइमरी ट्यूमर कैन नॉट बी फाउंड, T0, ठीक है। तो TNM स्टेजिंग, TNM का मतलब पता होना चाहिए कि ट्यूमर, लिम्फ नोड एंड मेटास्टेसिस, और इसमें वेरियस नंबर्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नेक्स्ट इज मैनचेस्टर स्टेजिंग। तो मैनचेस्टर स्टेजिंग में स्टेजेस दी जाती है, देखो जैसे स्टेज 1 है तो स्टेज 1 ट्यूमर इन द ब्रेस्ट नॉट इन्वॉल्विंग पेक्टोरल और डीपर टिश्यू, ठीक है। ट्यूमर है लेकिन ये पेक्टोरल और डीपर टिश्यू को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ लिम्फ नोड्स आर नॉट पैल्पेबल, और लिम्फ नोड्स कैसे हैं? पैल्पेबल नहीं है। स्टेज 2 में क्या देखा जाता है? स्टेज 2 में देखा जाता है कि सेम है स्टेज 1 बट विथ मोबाइल लिम्फ नोड्स, ठीक है। स्टेज 1 के जैसा होगा, बट इसमें क्या होगा, मोबाइल लिम्फ नोड्स देखने के लिए मिलेंगे, पैल्पेबल इन द इप्सीलेटरल एक्सिला। स्टेज 3 क्या होता है? ट्यूमर्स फिक्स टू द पेक्टोरल मसल्स, ट्यूमर फिक्स्ड होगा। स्किन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है मोर देन द ट्यूमर साइज से ज्यादा हो सकता है। इप्सीलेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड एडहेरेंट टू ईच अदर और फिक्स्ड। इप्सीलेटरल लिम्फ नोड्स कैसे हो सकते हैं? आपस में एडहेर हो सकते हैं या फिर फिक्स्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेज 4। तो ट्यूमर फिक्स्ड टू द चेस्ट वॉल, ट्यूमर कैसा होगा? चेस्ट वॉल से फिक्स्ड होगा। स्किन इन्वॉल्वमेंट वाइडर देन दैट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, वाइडर देखा जाएगा ब्रेस्ट से। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एप्सीलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड देखा जाएगा। ऑपोजिट ब्रेस्ट और ऑपोजिट एक्सिलरी लिम्फ नोड, स्प्रेड टू बोन, लंग, लिवर एटसेट्रा, ये देखा जाएगा। आगे भी स्प्रेडिंग देखी जा सकती है, ठीक है। थोड़ा चल नहीं रहा है।
तो हमने मैनचेस्टर स्टेजिंग की बात कर ली थी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। तो हम इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करा सकते हैं, हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं मेमोग्राफी मेमोग्राफी, तो हम इसमें मेमोग्राफी करा सकते हैं, ठीक है। सीबीसी एलएफटी करा सकते हैं। मेमोग्राफी जो होती है फर्स्ट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन होती है ब्रेस्ट लंप। अगर कोई फीमेल कंप्लेन कर रही है ब्रेस्ट लंप की तो मेमोग्राफी सबसे पहले की जाती है, और इसकी एक्यूरेसी जो देखने के लिए मिलती है वो 90 to 95% इसकी एक्यूरेसी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, कुछ अंदर इन्वेड नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट सीबीसी एलएफटी हम करा सकते हैं जनरल, ठीक है, ईएसआर चेक करने के लिए कहीं इन्फेक्शन वाली चीज तो नहीं है। नेक्स्ट इज यूएसजी ब्रेस्ट। यूएसजी करा सकते हैं, एफएनएसी फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी हम करा सकते हैं, ट्यूमर मार्कर स्टडी करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे हम करा सकते हैं, ठीक है। ट्यूमर मार्कर में सीईए आता है, सीईए मींस सीरम कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ठीक है, नोट कर लो इसे, सीईए सीरम कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ये कॉमनली यूज्ड होता है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे हम करा सकते हैं अगर लंग मेटास्टेसिस तो नहीं हुई है, ये रूल आउट करने के लिए। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हम करा सकते हैं, ठीक है। लिवर में सेकेंडरी मतलब कोई सेकेंडरी मेटास्टेसिस तो नहीं हो रही है, इसको करने के लिए एमआरआई स्पाइन पेल्विस हम करा सकते हैं, ठीक है, कि कहीं जो मेटास्टेसिस है वहां तक तो नहीं पहुंची है, ठीक है। ये सारी चीजें हम कराते हैं। अब देखो जैसे मेमोग्राम हम कराते हैं, मेमोग्राफी हम कराते हैं, इसमें एक क्लासिफिकेशन आता है बिरार्ड्स क्लासिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ग्रेड 3 बिरार्ज, कैटेगरी 3 बिरार्ज, कैटेगरी 4, जब आप मेमोग्राफी की रिपोर्ट देखोगे ना तो उसमें लिखा रहता है कि कैटेगरी 3 बिरार्ज में आता है, कैटेगरी 4 बिरार्ज में आता है, कैटेगरी 2 बिरार्ज में आ रहा है, ठीक है। तो बिरार्ड्स क्लासिफिकेशन होता है इसमें। बिरार्ड्स का क्या मतलब है, ब्रेस्ट इमेजिंग, नोट कर लो इसे भी, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मन करेगा तो इसको पढ़ लेना। ब्रेस्ट, बस ये पता होना चाहिए, ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। तो कभी एमआरआई देखो, मतलब सॉरी मेमोग्राम देखो, तो उसमें पता होना चाहिए कि क्या लिख रखा है, ठीक है। बिरार्ड्स लिखा होगा तो तुम्हें समझना है ये क्या है। ये क्लासिफिकेशन होता है मेमोग्राम का, ठीक है, जिसमें जो फाइंडिंग्स होती हैं वो स्कोर की जाती हैं कि कैटेगरी 3 बिरार्ज है, कैटेगरी 2 बिरार्ज है। जैसे कैटेगरी 1 होता है तो कैटेगरी 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कैटेगरी 0 है, कैटेगरी 1 है मींस नेगेटिव है, मेमोग्राम कुछ नहीं आ रहा है। कैटेगरी 2 है, बिनाइन फाइंडिंग है। कैटेगरी 3 है, प्रोबेबली बिनाइन फाइंडिंग है, शॉर्ट इंटरवल, फॉलोड अप सजेस्टेड। कैटेगरी 4 है, सस्पिशियस एबनॉर्मेलिटी, बायोप्सी शुड बी कंसीडर्ड। कैटेगरी 5 है, हाईली सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी। ऐसे करके चीज़ें होती हैं, तो वो पढ़ना होता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट में तो ज़्यादातर ट्यूमर्स होते हैं, उनका मैनेजमेंट सर्जरी ही होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। तो देखो इसमें लंपेक्टॉमी की जाती है, लंप जो है उसको निकाल दो। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, ओनली लंप इज एक्साइज्ड, ठीक है, सिर्फ लंप को निकाला जाता है। नेक्स्ट इज वाइड स्प्रेड लोकल इंसिजन, तो इसको पार्शियल मेस्टेक्टमी भी कहा जाता है। इसमें मिनिमम 2 सेंटीमीटर ऑफ सराउंडिंग टिश्यू इज एक्साइज्ड, ठीक है। तो मिनिमम 2 सेंटीमीटर का आसपास का टिश्यू भी एक्साइज कर दिया जाता है वाइड स्प्रेड लोकल इंसिजन में। नेक्स्ट इज क्वार्ट। तो क्वार्ट में क्या होता है, क्वाड्रेंटेक्टमी इसे बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, बहुत ग्लिच आ रहा है आजकल मेरे टैब में, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बस ये कंप्लीट होने वाला है। तो देखो हम बात कर रहे थे क्वार्ट की। क्वार्ट में क्या करते हैं,
क्वाड्रेंटेक्टमी, क्वाड्रेंटेक्टमी या फिर एक्सिलरी डायसेक्शन एंड रेडियोथेरेपी से बोला जाता है। क्वाड्रेंटेक्टमी, एक्सिलरी डिसेक्शन एंड रेडियोथेरेपी। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, रेडियोथेरेपी लिख लेना। इसके अलावा इसमें टोटल मैस्टेक्टमी विद एक्सिलरी क्लियरेंस किया जाता है। पेटेज ऑपरेशन आता है, वो किया जाता है, इसके नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी ट्यूमर्स हैं, जितने भी कैंसर के केसेस होते हैं, उनमें रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी इसमें हम दे सकते हैं, ब्रैकीथेरेपी इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर ब्रेस्ट डिजीज कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।